दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत आज छठवीं कक्षा की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 4 मानचित्र यानी कि मैप के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों पिछले अध्याय में आपने ग्लोब के महत्व के बारे में जाना था। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है दोस्तों, जिससे संपूर्ण पृथ्वी के बारे में आपको एक साथ जानकारी मिलती है। लेकिन ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का यानी मैप्स का प्रयोग करते हैं। तो मानचित्र क्या होता है दोस्तों? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह यानी समतल सतह पर खींचा गया चित्र है। तो आपको जानना चाहिए या आप क्लियर हो जाइए कि मानचित्र क्या होता है। तो दोस्तों मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, मानचित्र में पैमाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा कर पाना असंभव होता है। लेकिन जो है मानचित्र ये पृथ्वी के किसी भाग, किसी देश, किसी महाद्वीप या एक हिस्से का जब हमको अध्ययन करना होता है तो हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। आपने एटलस के बारे में सुना होगा दोस्तों। एटलस कई मानचित्रों का समूह होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है या उनकी एक पुस्तक बना दी जाती है तो वो एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है और मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने जान लिया ग्लोब पूरी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करना हो तो उसके लिए ग्लोब आवश्यक है। लेकिन किसी हिस्से का, पृथ्वी के किसी हिस्से का, किसी देश का, किसी जिले का, किसी राज्य का अध्ययन करने के लिए मानचित्र आवश्यक होता है। एटलस क्या है? तो दोस्तों एटलस वो होता है जब कई प्रकार के मानचित्रों को एक साथ कर दिया जाए तो उसे एटलस कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि मानचित्र के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है दोस्तों भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। तो भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत है, पठार हैं, मैदान, नदी, महासागर, इन सब को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। दूसरा प्रकार है राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप। तो राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे उनका उपयोग या उनका जो निर्माण किया जाता है वो विशेष जानकारियों के लिए किया जाता है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मैप यानी किसी थीम पर आधारित मानचित्र, उन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं क्योंकि ये किसी विशेष जानकारी या स्पेसिफिक जानकारी पर आधारित मानचित्र होते हैं और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है। अब जानना जरूरी है दोस्तों कि मानचित्र के घटक या मानचित्र के प्रमुख भाग या अंग कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के 3 घटक हैं। आपको याद रखना चाहिए किसी भी मानचित्र में 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और वही मानचित्र के घटक कहे जाते हैं। पहला घटक है दूरी यानी डिस्टेंस, दिशा यानी डायरेक्शन और प्रतीक यानी सिंबल। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं दोस्तों, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो सबसे पहले हम दूरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों मानचित्र एक आरेखण होता है। मानचित्र रेखाओं से बनता है, इसलिए वो एक आरेखण होता है जो कि पूरी
पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव होता है जब कागज पर एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। यानी दूरी जो है दोस्तों मानचित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, और पूरे विश्व के मानचित्र को हम एक पन्ने पर इसलिए दर्शा सकते हैं कि दूरी को, हम बड़ी दूरी को उसी अनुपात में छोटी दूरी में समायोजित या परिवर्तित करते हैं। इस कारण हम पूरे विश्व के मानचित्र को एक पन्ने पर सहेज सकते हैं। तो उसके लिए एक पैमाने चुना जाता है, और पैमाना क्या होता है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी स्थल पे जो वास्तविक दूरी होती है उसका और जो हम पेपर पे दिखाते हैं उसका अनुपात पैमाना होता है। इसको उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर हो, तो इसे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो मानचित्र है उसमें 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। जब आपने 10 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में 2 सेंटीमीटर में दर्शा दिया, तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर जो है वो दूरी को दर्शाएगा। और आपके जो रेखाचित्र बनाएंगे इस पैमाने पर, इसका पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर के बराबर होगा। इस प्रकार पैमाना जो है दोस्तों किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थान के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो जो मानचित्र बनाया जाता है ऐसे ही कोई रेखा खींच के, या मानचित्र एक आरेखण होता है तो कोई भी ऐसे रेखा खींच के आप मानचित्र नहीं बना सकते हैं। मानचित्र में दूरी का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वास्तविक दूरी जो होती है उसको किसी पेपर पर उतारने के लिए उस दूरी का अनुपात आपको जानना होता है, और उसी आधार पर एक सही और सटीक मानचित्र बनाया जा सकता है। यानी दूरी बहुत महत्वपूर्ण है, और दूरी इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ये जो है मानचित्र को या बड़े भाग को छोटे से आकार में उसको पूरी तरह से समायोजित या चित्रित किया जा सकता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप को या देश को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के जब 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है तो इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। लेकिन जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना हो, तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर जो है 5 सेंटीमीटर से दर्शा दिया जाए तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र पर छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो जैसे आप गूगल मैप ही खोलते हैं दोस्तों, तो पहले एक देश दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसको बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो वहाँ पे जो जानकारियाँ होती हैं, अनेक जानकारियाँ उभर कर सामने आने लगती हैं। तो जो छोटा मानचित्र होता है, मान लीजिए भारत को दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बड़ा करते जाते हैं तो वो छोटे छोटे जगहों के नाम भी प्रदर्शित करने लगता है। तो इसलिए जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ये अधिक जानकारी देता है। इसके अलावा दूसरा घटक क्या है, अब आइए जानते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण घटक मानचित्र का होता है दिशा, जिसे कि डायरेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, एक सिंबल बनाया गया होता है, या तो इस प्रकार का या फिर इस प्रकार का। तो ये तीर का निशान जो होता है ये उत्तर दिशा को दर्शाता है, जो ऊपर की ओर चिन्हित होता है। ऊपर की ओर तीर बना होता है दोस्तों, तो वो उत्तर दिशा की ओर दर्शाता है। और जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। तो दोस्तों जो ये 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होती हैं, इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। इसके अलावा बीच की 4 दिशाएं होती हैं प्रधान दिग्बिंदु, जैसे उत्तर आपका हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। इसके अलावा
चार अन्य दिशाएं भी हैं, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, इसके अलावा ये देखिए दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है दोस्तों। तो आप जान लीजिए जो चार मुख्य दिशाएं हैं वो प्रधान दिक् बिंदु कहे जाते हैं और इनके बीच की चार दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो आप इससे या मैप को, जब आप किसी भी मैप को देखें तो वहां पर एक सिंबल बना होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दर्शाने वाला, वहां से आप किसी भी स्थान की दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है दोस्तों, ये दिक सूचक यंत्र है या दिक सूचक चिन्ह है, जिसे कि कंपास द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें देखिए जो लाल कलर का ये निशान है, ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसके विपरीत, ठीक विपरीत जो है दक्षिण दिशा होती है, लेकिन ये जो लाल निशान है ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। जब आप मुख्य दिशा का पता लगा लेंगे तो इसी आधार पर आप उसकी बीच वाले दिशाओं का, दो मुख्य दिशाओं के बीच वाली दिशा का भी पता लगा सकते हैं। तो जो दिक सूचक यंत्र होता है ये कैसे दोस्तों दिशा को निगमित करता है या निर्देशित करता है, तो ये एक चुंबकीय सुई होती है और आप जानते हैं कि चुंबकीय सुई ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर या लटका देने पर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर टिकती है। जो भाग उत्तरी भाग है वो उत्तर दिशा की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है और उसी आधार पर हम दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। अब जो तीसरा प्रमुख घटक है मानचित्र का, वो होता है प्रतीक या सिंबल। ये जो दोस्तों प्रतीक है किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष आदि, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षर, छाया चित्र, रंग, चित्र और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। मैप में जब एक तो रेखा से मैप बनाया जाता है, लेकिन कहीं वहाँ पर कोई जो निश्चित सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी या कुएं, नदी, पहाड़, इनको दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और इन प्रतीकों के प्रयोग से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना और उनको समझना आसान हो जाता है। अगर आप किसी क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब भी आप इन चिन्हों की सहायता से बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए ये जो चिन्ह है बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। जैसे रेलवे लाइन का ये चिन्ह है, बड़ी लाइन का, ये मीटर लाइन का और ये रेलवे स्टेशन। इसके अलावा जो सड़कें हैं दोस्तों, ये पक्की सड़क का चिन्ह है और ये कच्ची सड़क का। सीमाओं में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये राज्य सीमा रेखा और ये जिला सीमा रेखा है। नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल को आप ये देखिए, नदी ये लंबाई में ऐसे बहती हुई जाती है, ये बिंदु से कुआं है, ये तालाब है, इसके अलावा ये नहर है और ये पुल का निशान है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, ये देखिए मंदिर, ये गिरजाघर है, क्रॉस का निशान है, ये मस्जिद है और ये छतरी है। पोस्ट ऑफिस को पीओ से, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ से और पुलिस स्टेशन को पीएस से दर्शाया जाता है। बस्ती देखिए यहाँ पर बस्ती है और ये कब्रिस्तान को दर्शाता है। पेड़ों का निशान पेड़ से और घासों का निशान घास से। तो ये मैप को या मानचित्र को समझने में काफ़ी फायदेमंद होता है। ये सभी मानचित्र को समझने में या मानचित्र के प्रतीकों को दर्शाने वाले रूढ़ चिन्ह कहे जाते हैं और इनके द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। और मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। आप इन चिन्हों की समझ से आप मानचित्र में चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, ये जो है आपका मंदिर का निशान है, ये नदी बह रही है और ये सड़क है, सड़क नहीं रेलवे लाइन है दोस्तों। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, आरएस का निशान जो है वो रेलवे स्टेशन का है। तो आप इन चिन्हों की सहायता से सुंदरपुर गांव और इसके आसपास के क्षेत्र को जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। और देखिए विभिन्न रंगों का प्रयोग भी मानचित्रों में किया जाता है। रंगों के प्रयोग से समझना आसान हो जाता है। जैसे जो जल या नीले रंग का प्रयोग है वो जलाशय, और भूरा रंग का प्रयोग पर्वत, पीला रंग का प्रयोग पठार और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो रंगों के प्रयोग से भी मैप में चीज़ों को समझना आसान होता है।
अब आइए जानते हैं रेखा चित्र या डायग्राम क्या होता है। तो रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए की जाती है। और जैसे मान लीजिए कि आपको आपके मित्र के घर जाना है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना देता है और इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और इसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। तो रेखा चित्र ऐसे कच्चा आरेखण होता है जिसमें पैमाने की बात नहीं होती है या पैमाने पर यह आधारित नहीं होता है, लेकिन जानकारी के लिए ये बहुत ही कामगार या काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा रेखा चित्र के अलावा एक दूसरा चीज आता है दोस्तों, खाका। आपसे कभी कभी कहा भी जाता है कि इस चीज का खाका खींचिए कि वो कैसा होगा। तो खाका भी इसी प्रकार का होता है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है वो खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जिस किसी मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन हम खाके की सहायता से एक रेखा चित्र खींच सकते हैं और इसे ही खाका कहा जाता है। यानी खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया क्षेत्र या रेखा चित्र होता है जिसमें हम किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई या किसी स्थान की गहराई आदि सब जान सकते हैं, उसे खाका कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही आसान चैप्टर था मानचित्र यानी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।